Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. I am your mathematics teacher Rizwan Ali Shehzada. Dear students, हमने आज क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सबसे ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं इसमें इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शंस करूँगा, फिर इसके बाद हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारा जो सेकंड ईयर की क्लास है वो मैथमेटिक्स हैं। वो मैथमेटिक्स में टोटल हमने आपको पता है कि 100 मार्क्स का पेपर बनता है। उनमें से 20 MCQs होते हैं जिसको पेपर 1 कहते हैं। सेक्शंस ए से स्टार्ट होता है और 20 MCQs होते हैं और 20 MCQs ही हमने सोल्व करने 20 मार्क्स होते हैं। और जो पेपर बी होता है, सेकंड पेपर होता है, उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम ये जो 100 मार्क्स का जो सिलेबस है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स हैं उसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, मैं आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंक्शन एंड लिमिट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है और सेकंड चैप्टर डियर स्टूडेंट्स हमारा है डिफ्रेंसिएशन, जिसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। और चैप्टर 3 है हमारे पास इंटीग्रेशंस के नाम से हैं। और इसके बाद चैप्टर जो 4 हैं डियर स्टूडेंट्स, उस पर 4 को हम अलजेब्रिक ज्योमेट्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आता है। चैप्टर नंबर 5 में लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से एक चैप्टर्स हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शंस हैं। और चैप्टर नंबर 7 हमारा है वेक्टर्स के नाम से। तो डियर स्टूडेंट, ये 7 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। इनमें कुछ चैप्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स भी हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ये कहें सर हम तो अभी टाइम शार्ट हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ नहीं सकते हैं, तो मेरी ये बात आप नोट रखें डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 1 से लेकर 3 तक, जो है फंक्शंस एंड लिमिट्स, लिमिट एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर्स, एंड दूसरा चैप्टर डिफरेंशिएशन, एंड तीसरा चैप्टर्स इंटीग्रेशंस, एंड सातवां चैप्टर्स डियर स्टूडेंट्स वो है वेक्टर्स। अगर ये कोई स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर्स भी सही से क्लियर करें तो उनके 70+ में मार्क्स आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन कॉनिक सेक्शंस भी लॉन्ग तो ज़रूर है, लेकिन वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट्स कहना चाह के ये सोच रहा है कि सर मैंने 100 में से 100 ही ले लिए, तो आपको सारे 7 के 7 चैप्टर्स आपने करने हैं। अगर कोई यही कह रहा है कि सर जी मुझे सिर्फ पास ही होना है, यानी 33 मार्क्स लेके 40 मार्क्स लेके मैंने पास होना है, तो फिर वो शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं उसके साथ वेक्टर नंबर 7 करें तो मेरे ख्याल से 50+ में उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस। अभी हम जो हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर 1 का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो इसके अंदर भी 2 पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक, इस पूरे चैप्टर्स में हमारे पास ये 5 एक्सरसाइज होंगे। इस एक्सरसाइज में फंक्शंस वाले जो होंगे वो तो सारे फंक्शंस एक्सरसाइज में ही यूज़ होगा, चैप्टर 2 में भी होगा। फंक्शन तो हमने समझना है। लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स 1.3 से आगे स्टार्ट होते हैं, 1.3 से लेकर 1.5 तक, तो ये लिमिट वाले आते हैं। तो अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शंस करते हैं। आइए चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स। एंड लिमिट, ये स्टूडेंट्स देखें कि जो फंक्शंस एंड लिमिट हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम फंक्शंस और लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में बता देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस बता दूं। फंक्शंस एक ऐसी यानी फंक्शंस को फर्स्ट टाइम्स एक मैथमेटिशियन था जिसने एक्सप्लेन किया था, जिसने डिस्क्राइब किया था, जिसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था लेबनीज। लेबनीज की जो टाइम पीरियड्स हैं डियर स्टूडेंट 1664 से लेकर 1716 तक है, यानी तकरीबन काफ़ी साल, 400 साल पुरानी बात है, 350-400 साल लगभग ये पुरानी बात है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो लेबनीज साहब था उसने ये जो फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया, और उसने ये इस फंक्शंस में यही एक्सप्लेन किया है कि 2 क्वान्टिटीज़, 2 वेरिएबल्स, 2 क्वान्टिटीज़ कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसने यही कहा, ही डिस्क्राइब दैट डिपेंड्स ऑफ वन क्वांटिटी एज अनदर, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सिंपल अल्फाज में रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक एग्जांपल दूं तो देखें, हमारे पास एक क्वांटिटी, एक चीज़ पेरेंट्स होते हैं और एक चीज़ उसके बच्चे होते हैं। अब देखो, इन बच्चे और पेरेंट्स और इनके बच्चों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक पैदा होता है, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन किसने किया? लेबनीज साहब ने किया। इसी तरीके से अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, कभी भी दो क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही हैं वो हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखें। एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड्स। डियर स्टूडेंट देखिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इसका एरिया होता है डियर स्टूडेंट। अब उस एरिया डिपेंड करता है उस स्क्वायर के साइडों के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी साइडों की लेंथ ज़्यादा होगी तो उतना एरिया उसी चीज़ का ज़्यादा आएगा। मिसाल के तौर पे एक रूम है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों स्क्वायर में ही है, स्क्वायर शेप में है। लेंथ उसकी 10 फीट है और विड्थ भी उसकी 10 फीट है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 10/10 इसका एरिया आ जाएगा। मिसाल 10 आ गया, 100 फुट आ गया स्क्वायर फीट। इसी तरीके से साइडें 15/15 के हैं, तो डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास एरिया क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो एरिया और साइडों के दरमियान रिलेशनशिप हो गई कि नहीं हो गई डियर स्टूडेंट्स, ताल्लुक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, क्योंकि डियर स्टूडेंट देखें साइड की लेंथ बढ़ने से एरिया भी बढ़ जाता है, तो एरिया और साइड के दरमियान रिलेशनशिप्स आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से अगर एक सर्कल की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एरिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर रेडियस जितना बड़ा होगा इतना एरिया ज़्यादा होगा, अगर रेडियस कम है तो इस सर्कल का एरिया कम होगा। आपको पता है कि हम कह सकते हैं कि सर्कल जो है वो सर्कल का एरिया डिपेंड कर रहा है उस सर्कल के रेडियस के साथ। कैसे डिपेंड कर रहा है हम पढ़ते हैं, पढ़ भी लिया कि हमने ये कहा है कि रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना एरिया भी ज़्यादा होता है। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए मैं 2-3 एग्जांपल्स के ज़रिए से आपको समझा देता हूँ। रिटन फॉर्म में मैंने लिखा है। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड्स। बात समझ में आ रही है? डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक हमारे पास यही है स्क्वायर और एक हमारे पास ये है स्क्वायर। फर्ज करें एक हमारे पास ये है, अगर आपको दिख भी नहीं रहा है तो डियर स्टूडेंट्स आपने इमेजिन करना है कि ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर ए है डियर स्टूडेंट। देखिए ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। इसकी लेंथ 5 है, इसकी विड्थ भी 5 है, सेंटीमीटर फीट के हैं जो भी है। इसकी 10 है तो इसकी भी 10 है। तो डियर स्टूडेंट ये साइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया का जो साइड्स होती हैं वो लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। तो डियर स्टूडेंट इसका एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 25 आता है, जो भी है स्क्वायर यूनिट आएगा। इसका 100 आता है एरिया, स्क्वायर यूनिट आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये स्क्वायर और इस स्क्वायर में फ़र्क है। ये एरिया इधर लेंथ और विड्थ की जो साइडों की लेंथ वो थी वो कम थी तो एरिया भी कम आ गया, लेंथ और विड्थ यानी लेंथ और विड्थ इसकी ज़्यादा थी तो एरिया भी ज़्यादा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है इट्स साइड्स के ऊपर। तो हमने रिलेशन से बता दिया कि किसी भी स्क्वायर का एरिया जो है वो इस अपनी साइडों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे, अब देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ज़ब विड्थ होता है। तो लेंथ ज़ब विड्थ होता है डियर स्टूडेंट, देखिए इज इक्वल टू, यानी लेंथ भी x है विड्थ भी x है, तो x ज़ब x x स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स? और इसके बाद देखिए इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए एज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ x। डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ इट्स साइड्स। हम यही लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज द फंक्शंस ऑफ इट्स साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस तरह लिखते हैं रिटन फॉर्म में, वर्ड्स में, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज फंक्शंस ऑफ x। अब इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए फंक्शन f ऑफ a इज इक्वल टू x। तो फंक्शंस यानी हम ये कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शंस ऑफ x है, एरिया इज अ फंक्शंस ऑफ x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो हमेशा ये भी एक क्वांटिटी है और ये भी एक क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास हमेशा जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, देखिए एरिया वही एरिया डिपेंड कर रहा है साइड के ऊपर। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया और ये साइड्स इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि साइडों के चेंज होने से एरिया खुद ब खुद चेंज होता है। तो इसलिए ये एरिया साइड से ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं x को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को क्यों लिखता हूँ, और इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज क्यों लिखता हूँ, समझे? तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब आपने पहचान लिया होगा कि डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा
राइट हैंड साइड में लिखी जाती, डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है और राइट हैंड साइड पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखी जाती है। अगर मैंने एक एग्जांपल दिया था पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, बच्चे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने बच्चों अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड में फादर्स आएगा, राइट हैंड साइड में सन्स आएंगे, चिल्ड्रंस आएंगे। लेफ्ट साइड पे पेरेंट्स आएंगे, राइट साइड पे उसके बच्चे सन्स चिल्ड्रंस जो भी वही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता चला कि हमने मैथमेटिकल फॉर्म में बता दिया कि कैसे दो क्वांटिटीज एक दूसरे को डिपेंड कर रही हैं और वो करती हैं, तो हम किस अल्फाज में लिखते हैं, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस पूरे एक्सरसाइज में हम यही बातें कहेंगे कि ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी में और इनके दरमियान कौन सा ताल्लुक है वही हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, ये एग्जांपल इसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल से, चलो ये आपको समझ में आया तो वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर की बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर्स की बात करते हैं। वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर डियर स्टूडेंट, स्फीयर आप समझे कि ये हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल स्फीयर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जब हम बात करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, समझे, ये हमारे पास एक फुटबॉल है। तो लाजमी बात है डियर स्टूडेंट देखें ये हमेशा इसका जो रेडियस भी होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होता है, यानी वो फुटबॉल है उसके सेंटर से हमारे पास रेडियस होता है। तो वॉल्यूम्स डिपेंड कर रहा होता है किसके, रेडियस ऑफ अ स्फीयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एरिया वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर इज अ किसके फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ इट्स रेडियस। देखिए वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर, ये जो स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स रेडियस। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें फंक्शंस वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर, ये फंक्शंस हैं, एक फंक्शन हो गया, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, रेडियस ऑफ स्फीयर, RADI, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखें दो क्वांटिटीज आ गई, एक क्वांटिटी वॉल्यूम आ गया और दूसरा क्वांटिटी रेडियस। बाकी ये तो क्या है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट नंबर्स हैं। कांस्टेंट पाई की वैल्यू 22.22/7 या 3.142 होती हैं। तो आपको पता है ये पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये बता सकते हैं डियर स्टूडेंट देखें ये वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हमने कैसे दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया, हमने बताया। तो डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आपको आया होगा। अब देखें, अब इसको एरिया, इसको हम लिखेंगे कि वॉल्यूम्स ऑफ अ स्फीयर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो हम जिस तरह यहाँ पे लिखा था F इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका रेडियस R है तो R लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम यही लिख सकते हैं, ये फंक्शंस कहलाती हैं, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में भी पता हो, यानी उसमें डिफरेंशिएट आपको आता होगा। डिपेंडेंट क्वांटिटी वर्ड से ही पता चलता है कि ये डिपेंड कर रही है किसी चीज़ के ऊपर, और इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद है, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यही बात देखें, इधर अगर हम बात करें तो ये क्या है, F इंटू वी, यानी V इज डिपेंडेंट क्वांटिटी और R जो रेडियस इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास आ गया। अब इसका एक रूल भी है, फंक्शंस का रूल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स रूल ऑफ फंक्शंस, किसको हम फंक्शंस कह सकते हैं और किसको हम फंक्शंस नहीं कह सकते हैं। देखिए फंक्शंस का रूल यही है डियर स्टूडेंट, देखिए फंक्शंस का रूल यही है। हमारे पास फर्स्ट करें, हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है। आपको पता है ये हमारे पास फंक्शंस है। अब इस तरीके से लिखे जाने वाले क्वेश्चन को हम फंक्शंस कहेंगे। अब क्या देखें, इसका रूल यही है डियर स्टूडेंट्स, हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, राइट साइड पे जो आ रही है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x की वैल्यू हमेशा
जो भी पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक ही नंबर पुट करेंगे, चाहे 0 पुट करें, चाहे 1 पुट करें, चाहे -1 -2 +2, जो भी हम रियल नंबर पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर हम इनमें से पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू में भी कोई ना कोई रियल नंबर आ जाए, कोई ना कोई भी रियल नंबर आ जाए। तो यानी एक वैल्यू पे एक सब्स्टिट्यूशंस पे एक हमें वैल्यू दे, यानी हम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसमें एक चेंजिंग करते हैं तो एक वैल्यू आती है, तो y भी हमारे पास एक ही सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, डबल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मीन्स क्या डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसी इक्वेशंस में ही मैं x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, y = 2 × 1, तो y = 3 आ जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू भी 3 आ गया। 1 भी एक सिंगल वैल्यू है, कोई रियल नंबर है, और 3 भी एक सिंगल वैल्यू ही है। अगर इसी तरीके से ये रूल है तो ये हम कहेंगे ये फंक्शन से ये नहीं आना चाहिए। हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास एक +3 आ जाए और एक -8 आ जाए, इसी तरीके से ना आ जाए, यानी दो वैल्यूज कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो यही रूल है डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस का जो रूल है वो क्रॉसपोंडेंट 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यही होता है डियर स्टूडेंट्स कि यही होनी चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हम एक चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट की भी सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू पुट करने से सिंगल वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आता हूँ डोमेन एंड रेंज। इसको बाद ये हम डोमेन और रेंज भी समझते हैं। डोमेन और रेंज देखिए कोई भी फंक्शन से हमारे पास, अब फंक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, एक डोमेन कहलाता है, एक रेंज कहलाता है। देखिए हमारे पास क्या है, फर्ज करें हमारे पास y = 2x + 5 है, ये हमारे पास एक फंक्शन है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, गिवन फंक्शन है। अब इसका डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे। डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट देखिए डोमेन इसको कहते हैं, डोमेन इसको कहेंगे हम x की वैल्यू कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसमें कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो हम वैल्यूज पुट करते हैं वो सारा हमारा डोमेन कहलाता है, और वो पुट करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू आती है डियर स्टूडेंट्स ये रेंज कहलाती है, रेंज, और ये डोमेन कहलाता है। डोमेन यानी x की कौन सी वैल्यू हम पुट करें इसमें तो ये जो फंक्शन है वो मीनिंगलेस नहीं बने, वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम नंबर्स जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर पुट करने से हमारे पास ये फंक्शंस मीनिंगलेस नहीं बनते, वो तमाम वैल्यूज हमारी डोमेन्स में आती हैं और उसको हम डोमेन कहते हैं। और रेंज हम किसको कहते हैं, वो तमाम वैल्यूज जो हम हासिल करते हैं, वो तमाम वैल्यूज जो हम हासिल करते हैं x को पुट करने के बाद रिजल्ट में हमें जो y की वैल्यू मिल रही होती है वो उसको हम रेंज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने डोमेन और रेंज डिफाइन करना, अब देखिए मैं समझा देता हूँ। हमारे पास गिवन फंक्शंस y = 2x + 5 है। तो डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास वो कौन सी वैल्यूज हैं जो कि x की वैल्यू हम पुट करें तो ये मीनिंगलेस नहीं बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट ऑल रेशनल नंबर्स में से किसी को भी पुट करें, हमारे पास यहाँ पे 0 पुट करें तो भी हमारे पास 5 आता है, 10 से ज़्यादा 0 आएगा। 0 भी डियर स्टूडेंट क्या है, एक रियल नंबर से ही है। तो अब देखिए हम ये लिख सकते हैं कि इसका हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है। तो हम इसका डोमेन क्या बताएंगे, डोमेन डियर स्टूडेंट डोमेन हमारे पास होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, होगा रियल नंबर्स, इसका डोमेन होगा। और इसका रेंज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज डियर स्टूडेंट देखिए जो यहाँ पर तमाम रियल नंबर पुट करने से हमारे पास रेंज भी कोई ना कोई रियल नंबर मिल रहा है, या -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, +1, 100, 200 जो भी मिलता है। तो ये तमाम के तमाम क्या है, ऑल रियल नंबर होंगे। डियर स्टूडेंट देखिए इसका डोमेन भी आर रियल नंबर है और रेंज भी आर रियल नंबर से। अगर आर रियल नंबर्स को हम और सिंपल अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आर रियल नंबर इस तरीके से लिखते हैं, और रियल नंबर्स। अगर इसमें इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए इंटरवल में भी हम लिख सकते हैं। इंटरवल में रियल लाइन से आपको समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट देखिए, रियल लाइन से ये ओरिजिन होता है, आपको पता है ये 0 से स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट साइड पे +1 +2 +3 +4 एंड +5 सो ऑन एंड प्लस इंफिनिटी तक जाता है।
-1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन जाकर नेगेटिव इंफिनिटी आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स में डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ तक है तो इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये मीनिंगलेस बन जाते हैं, इन्फिनिटी भी निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी भी और प्लस इन्फिनिटी भी निकालेंगे। तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे डियर स्टूडेंट्स वो हमारा रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब देखें ये इंटरवल्स में हम कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इंटरवल में मैं आपको बता देता हूँ, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो देखें ये ऑल रियल नंबर कैसे लिखते हैं, हमेशा ऑल रियल नंबर्स ये क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, ये ओपन इंटरवल में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स किस में लिखते हैं, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में हम या तो हम ऐसे लिखते हैं, देखें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारा डोमेन कहलाएंगे। मीन्स डियर स्टूडेंट देखें ये शामिल नहीं है, माइनस इस ओपन इंटरवल का मतलब यही हो गया, माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, और इसमें भी प्लस इन्फिनिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो जो नहीं होता है उसको हम ओपन इंटरवल्स हम यूज करते हैं। और क्लोज इंटरवल्स हम कैसे यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल्स हम जो शामिल है उनको हम उसमें हम फिर क्या लिखते हैं, क्लोज इंटरवल लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। अगर हमें वर्ड्स में लिखना चाहो तो डोमेन इस तरीके से लिखते हैं, रेंज इस तरीके से लिखते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स मीन यही हो गए डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से हम इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की यही है डियर स्टूडेंट। देखिए क्लोज इंटरवल किसको कहते हैं, ओपन इंटरवल किसको कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन से मैं एक दफे से फिर समझा देता हूँ, यही मैं रियल लाइन से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि -3 भी शामिल है, +4 भी शामिल है, ये दोनों शामिल हैं, ये भी शामिल है। तो मैं कैसे लिखता हूँ, अब देखो क्लोज इंटरवल ब्रैकेट्स में इस तरह लिखते हैं, -3 भी शामिल हैं और +4 भी शामिल है। अगर ये शामिल हैं तो ये भी इसके साथ शामिल है डियर स्टूडेंट्स, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर आ गए डियर स्टूडेंट। ये देखें इनके दरमियान क्या है, ये सारे नंबर्स हैं, ये पूरे नंबर्स इसके सामने हैं। अब अगर मैं ओपन में लिख दूं तो इसको ही मैं ओपन में लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसको ओपन इंटरवल में लिख दूं, -3 और 4 में लिख दूं, तो देखें अब इसमें -3 भी शामिल नहीं है और 4 भी शामिल नहीं है, तो इनके दरमियान में आने वाले इस डोमेन या रेंज का हिस्सा बनेंगे। तो क्या आएगा, 2 आएगा, इसके -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4 नहीं आएगा, यहाँ पर -3 भी नहीं आएगा। अब देखो इस इंटरवल में लिखने से -3 शामिल नहीं, 4 प्लस शामिल नहीं, इनके दरमियान में जितने नंबर है वो मैंने लिख दी। अब ये क्लोज इंटरवल में लिखने का मतलब यही है डियर स्टूडेंट्स, -3 शामिल है +4 तक, यानी इसमें -3 भी आ रहा है, ये सारे नंबर ये खुद भी आ रहे हैं, उनके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद कई किताबों में डियर स्टूडेंट्स और टीचर्स भी यही फॉलो करते हैं कि आपने घबराना नहीं है। ओपन इंटरवल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल्स होते हैं, अगर वो पेरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लिखते हैं, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट हो गई, अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो हम इस तरह इसको भी ओपन इंटरवल कहते हैं, -3 और 4 ये वाले, इसको हम इस अंदाज में भी लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आपको समझ में आया होगा, डोमेन और रेंज भी आपको समझ में आया होगा। अब मज़ीद आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आएंगे, फिर हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस आएंगे, फिर हमारे पास इवन फंक्शंस आएंगे, फिर हमारे पास ऑड फंक्शंस आएंगे, फिर हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस आएंगे। ये सारे फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर्स में हमने पढ़ने हैं। और ये फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन आपको कॉनिक सेक्शंस में भी काम आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, उसको समझना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करनी है। तो इस वजह से सबसे पहले जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स वो है अलजेब्रिक टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो टाइप था वो अलजेब्रिक फंक्शन था। डियर स्टूडेंट देखिए अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहेंगे जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स आ जाए,
अलजेब्रिक टर्म्स आ जाए। डियर स्टूडेंट देखिए इसे अलजेब्रिक फंक्शंस कहेंगे। अब अलजेब्रिक फंक्शंस के फर्दर टाइप्स हैं, इसमें से एक है पोलिनोमियल। फर्स्ट टाइप से पोलिनोमियल फंक्शंस। डियर स्टूडेंट देखिए पोलिनोमियल फंक्शंस हैं और दूसरा फंक्शंस हैं लीनियर फंक्शंस। इसके सब टाइप्स अलजेब्रिक फंक्शन के सबसे लीनियर फंक्शंस हैं। और हमारे पास तीसरा जो फंक्शन होगा वो होगा आइडेंटिटी फंक्शंस। और हमारे पास चौथा जो होगा 1 2 3 एंड 4 फंक्शंस हमारे पास होगा कांस्टेंट फंक्शंस। जैसे ये कांस्टेंट फंक्शन है। और इसके बाद 5th नंबर पर हमारे पास है वो है रैशनल फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 5 किस्म के 5 सब टाइप्स है अलजेब्रिक फंक्शंस के। देखिए स्टूडेंट्स पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे फंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट जिसमें a1 x पावर n प्लस a2 x पावर n माइनस 1 प्लस a3 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे फंक्शंस को पोलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स पोलिनोमियल फंक्शंस की देखिए स्टूडेंट्स जो डिग्री होती है वो n होती हैं। अब देखिए पोलिनोमियल फंक्शंस फॉर एग्जांपल एक ऐसे फंक्शंस डियर स्टूडेंट्स y हमारे पास एक p हमारे पास चलो मैं p ऑफ x में ही लिख देता हूँ। p ऑफ x एक फंक्शन है x पावर 2x पावर 9 प्लस 3x पावर 8 प्लस 3 यानी 4x पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शंस कहलाएगी। पोलिनोमियल फंक्शंस में जो पावर होता है डियर स्टूडेंट्स जो वेरिएबल की पावर होती हैं वो हमने नोट करना हमेशा नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और पॉइंट्स में आंसर नहीं पॉइंट में नहीं होना चाहिए या डिसिमल्स में नहीं होने चाहिए। कैसे डियर स्टूडेंट देखें x की पावर -2 नहीं होना चाहिए या -1 कभी भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद x की पावर माइनस यानी 0.5 यानी x पावर 1/2 कभी नहीं आना चाहिए, फ्रिक्शन में नहीं होना चाहिए, डिसिमल में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी होंगे डियर स्टूडेंट्स उसको हम पोलिनोमियल फंक्शंस कहेंगे। तो पोलिनोमियल फंक्शंस की जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद पोलिनोमियल फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स। पोलिनोमियल फंक्शन समझ में आया। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको पोलिनोमियल फंक्शंस का करवा देता हूँ। हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स 5x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। डियर स्टूडेंट्स पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये हमारे पास ये भी पोलिनोमियल फंक्शंस थी, ये भी पोलिनोमियल फंक्शंस है और ये भी पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये जनरल फॉर्म है। तो इधर इसमें डियर स्टूडेंट्स हायर पावर कोफिशिएंट वेरिएबल की हायर पावर क्या है n है। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स इसमें 9 है। इसमें हायर पावर क्या है वेरिएबल के 4 है। तो इसकी डिग्री डियर स्टूडेंट्स 4 डिग्री इक्वेशंस कहेंगे, 4 डिग्री पोलिनोमियल्स कहेंगे इसको। तो आपको डिग्री भी समझ में आया। डिग्री इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ऐसी पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी पावर जितनी होगी वो इसकी डिग्री कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको पोलिनोमियल फंक्शन समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं। दूसरा पार्ट है लीनियर फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x एक फंक्शन है 2x प्लस 1 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। x की पावर कितनी है डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 है। 1 डिग्री इक्वेशंस को हम लीनियर फंक्शंस कहेंगे और ये इक्वेशंस है लीनियर फंक्शंस की इक्वेशन। डियर स्टूडेंट देखिए इसको लीनियर फंक्शन फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। एक और एग्जांपल f ऑफ x है तो 5x प्लस 1 ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स y से y इज इक्वल टू x प्लस 1 ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है क्यों वेरिएबल की पावर 1 है। तो डियर स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ आ गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आइडेंटिटी फंक्शन है। डियर स्टूडेंट देखिए आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। ये आपको एमसीक्यूज में भी आएंगे डियर स्टूडेंट्स और आगे भी आपको काम आना है, आपने पहचान करने होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाए। डियर स्टूडेंट देखें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x आ जाए यानी हमारे पास ऐसे फंक्शंस
की फॉर्म यही होती है डियर देख y इज इक्वल टू एक्स आ जाए, z इज इक्वल टू एक्स आ जाए, तो आपको पता है राइट हैंड साइड में ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पावर यही है डियर स्टूडेंट्स। देखें ये अब ये कौन से फंक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर हम पुट करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वहीं की वहीं आंसर आती है, वहीं की वहीं आंसर आने मीन मतलब देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शंस हैं, तो मेरे पास इधर एक्स है सिर्फ, तो मैं क्या करता हूँ पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू 1, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 ही आता है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने से इस फंक्शंस की यानी रेंज भी डियर स्टूडेंट्स 1 आता है। इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स है तो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0, तो क्या आता है डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू भी 0 आती है। देखो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू भी 0 आती है, अगर x की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आती है डियर स्टूडेंट्स 2 आती है। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें हम जो राइट हैंड साइड में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो पुट करते हैं वहीं की वही वैल्यू हमारे पास एज आ डिपेंडेंट वेरिएबल में भी वहीं आ जाती है, उसका भी आंसर वहीं आता है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी फंक्शन। इंग्लिश बोल के यार वो जो इंग्लिश वाली डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको डेफिनेशन पूछते नहीं है डियर स्टूडेंट, आपने समझ नहीं है कि आइडेंटिटी फंक्शंस किसको कहेंगे, तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक और है, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस है, हमारे पास एक और है, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर होगा 2 होगा, एफ ऑफ वाई एक फंक्शन है जो कि हमारे पास होगा कि 7, और इसी तरीके से y इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट नंबर आ, तो ये भी फंक्शन ही है लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शंस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आएगा। अब आ गए हम रैशनल फंक्शंस पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। देखिए रैशनल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होंगे डियर स्टूडेंट्स देखें जो कि हम ऐसे पोलिनोमियल्स होंगे जो कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। अब डियर स्टूडेंट्स ये भी पोलिनोमियल होने चाहिए और ये भी पोलिनोमियल होने चाहिए, यानी g ऑफ x एक फंक्शन है जो कि p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x है, इसी फॉर्म में जो भी लिखेंगे तो ऐसे इक्वेशंस को हम रैशनल फंक्शंस कहेंगे, रैशनल फंक्शंस कहेंगे। जैसे देखिए रैशनल फंक्शंस में सबसे पहली बात यही है ऊपर वाले टर्म्स भी पोलिनोमियल होने चाहिए। पोलिनोमियल के लिए कंडीशंस क्या थे, यानी जो वेरिएबल की पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शंस में भी नहीं होनी चाहिए और डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी पोलिनोमियल होगा, ये भी पोलिनोमियल होगा। तो इस किस्म के हम फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस कहते हैं। इसके मैं रियल एग्जांपल्स कहाँ बताऊँ, देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ बता देता हूँ रियल एग्जांपल्स जो इसके हैं। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन से हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 5x x प्लस 1। ये देखो डियर स्टूडेंट्स ये भी एक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है, ये जो फंक्शंस हैं ये रैशनल फंक्शंस कहलाएगी। डियर स्टूडेंट देखिए पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर देखते थे, वेरिएबल की पावर स्क्वायर हैं 5 हैं जो भी होगी लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो x की पावर भी पॉजिटिव में है और डेसिमल में भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस कहेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हम टाइप की तरफ आते हैं। अलजेब्रिक टर्म्स हो गए, अब हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसको कहते हैं। हमने पढ़ लिया कि फंक्शंस समझ लिया और डोमेन और रेंज भी समझ लिया, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। देखें टाइप्स ऑफ फंक्शंस, TYPES टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स आपने बोर नहीं होना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स को समझने के लिए ये टर्म्स आपको आना लाजमी है, तो वरना पूरे सिलेबस आपको तंग करेगा। ये चीज़ें आपने समझना है हर हाल में, तो तब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आपने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपने समझना है, फिर आगे आपका टाइम आसान होगा, इधर समझना। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। कभी हमें कहेंगे हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शंस हो गए, फिर हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फिर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गया, फिर हमारे पास आगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इस टाइप नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। साइन, कॉस, कोसाइन, सेकेंड और इसके बाद कॉट, टेन, ये सारे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो डियर स्टूडेंट देखिए वो तमाम जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डियर स्टूडेंट देखें y इज इक्वल टू साइन ऑफ x,
ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स y इधर जो भी है ये इंडिपेंडेंट है, मैंने y ही लिखनी है। इसके बाद क्या है tan ऑफ x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। y इज इक्वल टू इसका उलट क्या आता है डियर स्टूडेंट्स कोसाइन x, फिर y इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स सेकेंड x, फिर y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कॉट ऑफ x। ये तमाम फंक्शन 3 से 6 से ही है, इससे 7 हो ही नहीं सकता डियर स्टूडेंट्स। तो ये तमाम के तमाम क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इसी में आएंगे, इन तमाम फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो भी फंक्शंस होंगे इसका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डियर स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो एंगल होगा x मींस यहाँ पे एंगल है डियर स्टूडेंट, ये एंगल क्या होगा ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं मिसाल के तौर पर देखें, हम x की वैल्यू 90 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट, साइन 90 किसके बराबर है 1 के बराबर, तो y की वैल्यू 1 आ गई। देखें इसी तरीके से हमने आगे सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम तीसरे टाइप की तरफ जाते हैं जिसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, INVERS इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ये तमाम इनकी इनवर्स ले लें। इनवर्स कैसे लेते हैं डियर स्टूडेंट, देखें आपको पता है मिसाल के हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। इसके बाद हमारे पास y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट ये क्या है tan इनवर्स ऑफ x। इस तरीके से इन सारों के इनवर्स ले लें डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x। इस तरीके से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स सेकेंड इनवर्स ऑफ x। इस तरीके से y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। ये तमाम के तमाम 6 हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। इसी तरीके से इनवर्स आपको पता है डियर स्टूडेंट इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जब हम आएंगे तो वो 1 बाय 1 हम फाइंड करने स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, लेकिन हम कुछ प्रॉपर्टी नंबर 4 है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में 4 टाइप फंक्शन के 4th टाइप है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं डियर स्टूडेंट जिसमें पावर में यानी एक्सपोनेंट्स मीन पावर में कोई वेरिएबल आ जाए। डियर स्टूडेंट कैसे, एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल यही है, देखिए नेक्स्ट पेन से लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एक y है इज इक्वल टू 2 पावर x। ऐसे फंक्शन जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो y इज इक्वल टू 3 पावर z, ये z वेरिएबल है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शंस जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कोई वेरिएबल आ जाए तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 4 टाइप क्या है, टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 है लॉगरिथमिक फंक्शंस। डियर स्टूडेंट कौन से फंक्शंस हैं, लॉगरिथम यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस। डियर स्टूडेंट जिसमें लॉग आ जाए कैसे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस होता है ये x पावर 10 x पावर 5, इसी तरीके से आ जाए। मिसाल के तौर ये है हमारे पास, इसको हम अब इसमें लॉगरिथमिक एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अगर बेस 10 हो पावर x हो तो इस तरीके से हो तो डियर स्टूडेंट्स ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। इसी तरीके से अगर l इज इक्वल टू लॉग ऑफ इसमें कोई और ln e आ जाए e पावर x यानी इसको हम ln e में आ जाए, y इज इक्वल टू इसको हम क्या कहते हैं नेचुरल लॉग कहते हैं, उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। ये भी लॉगरिथमिक फंक्शंस के भी 2 सब टाइप्स है, एक है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और एक नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, टाइप नंबर 6। जब टाइप नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें लॉगरिथमिक के बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस आता है। क्या, हाइपरबोलिक फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक फंक्शंस देखिए आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि छोटी क्लासों में ये हाइपरबोलिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हायर क्लास में पहली बार। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या है डियर स्टूडेंट्स, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x। हाइपरबोलिक h से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके बाद ये जो जितने भी 6 हैं डियर स्टूडेंट्स, वही हम y इज इक्वल टू 10 hyperbolic of x, y is equal to dear students cosec hyperbolic of x, y is equal to secant hyperbolic of x, y is equal to dear students, y is equal to क्या है cot hyperbolic of x। ये तमाम के तमाम डियर स्टूडेंट ये हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाएंगे जिसमें h आ जाए। डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाए, h आ जाए, इसको हाइपरबोलिक फंक्शंस कहते हैं। इनके प्रूफ भी हैं, फार्मूले भी हैं, हम बाद में समझा देता हूँ, सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन। फिर इसके बाद 7 टाइप 7 है इनवर्स हाइपरबोलिक है। इनवर्स मैं इधर लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 7 इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये टाइप नंबर 7 है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x, ये इसी तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू साइन के बाद cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होता है। फिर सिमिलरली फिर y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होगा। फिर y इज इक्वल टू ये फंक्शंस, ये f ऑफ x यानी ये y मींस फंक्शंस है डियर स्टूडेंट्स, बराबर होता है कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, और y इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x होता है। तो डियर स्टूडेंट ये सारे हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस में फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट ये इनवर्स आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें, इनवर्स हाइपरबोलिक के बाद एक्सप्लिसिट फंक्शंस आ गए। क्या डियर स्टूडेंट्स, 8th पार्ट में क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। डियर स्टूडेंट जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से फंक्शंस हो गए, डियर स्टूडेंट देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से हो गए, एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हो गए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शंस हो गए जिसमें हम इजीली x और y की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2x प्लस y 2x प्लस y, ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, 2x प्लस y है डिवाइड बाय 2 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये ऐसे फंक्शंस जिसको हम x को एक साइड पे और दूसरा वेरिएबल को एक साइड पे हम इजीली कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहेंगे। कैसे यहाँ से करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू 2x प्लस y है, तो y साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 2x। तो देखें डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2x आ गया। तो ऐसे फंक्शंस डियर स्टूडेंट्स देखें जिनको हम इजीली लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल रखते हैं और राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल आसानी के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। और कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। हायर क्लासों में इसको हम सोल्व करने के लिए फिर कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, तो ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। इसके बाद 9 फंक्शन जो है वो टाइप्स होगा इम्प्लिसिट। क्या है डियर स्टूडेंट्स, IM के साथ इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहेंगे जिसमें हम इजीली x और y की वैल्यू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल देखें, यानी x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने की कोशिश करें, हम इजीली x और y की वैल्यू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है। तो डियर स्टूडेंट देखें ये इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं डियर स्टूडेंट जिसमें हम इजीली x और y की वैल्यू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो टाइप नंबर ये 9 था डियर स्टूडेंट्स, 9 है। और टाइप नंबर 10 देखें, 10 क्या है, टाइप नंबर 10 है पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस डियर स्टूडेंट देखिए ऐसे फंक्शंस जिसमें हम डायरेक्ट किसी दो, यानी देखें x इज इक्वल टू AT स्क्वायर है, एक इक्वेशन यही है पैरामेट्रिक इक्वेशन, और एक फंक्शन यही है देखें y इज इक्वल टू BT। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस हैं, ये पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। अब x का डायरेक्ट ताल्लुक t के साथ है और यहाँ पे y का ताल्लुक भी t के साथ है, लेकिन x और y का आपस में ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे फंक्शंस जिसका डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के साथ रिलेशंस इनका जरूर होता है, ऐसे फंक्शंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस या पैरामेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। जो स्टूडेंट ये बात भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारा जो एक और है, हमारे पास 11 टाइप है जिसको कहते हैं इवन फंक्शन।
इवन फंक्शन। डियर स्टूडेंट देखिए इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन से है, एक फंक्शन से 2x + 1 है। इस तरह का एक फंक्शन है, इसमें हम x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो फिर अगेन यही फंक्शन आ जाता है। x की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारे पास फिर अगेन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू अगेन f ऑफ x ही आ जाए x की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद किसी नंबर से। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस कहते हैं। इस तरीके से 12 पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शंस जिसको हम x की वैल्यू मिसाल के तौर पे मैं bx + 1 इस तरीके से कर देता हूँ, तो इसको रिप्लेस करने से हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव f ऑफ x के बराबर आ जाए, तो इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑड फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर बहुत ही तवील हो जाता है, इसी वजह से मैं आपको बता दिया, लेकिन हम एक्सरसाइज में आएंगे तो 1 बाय 1 इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और समझाएंगे भी। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास जितने भी जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे वो हमने पढ़ लिए। तो डियर स्टूडेंट्स मैं एक ही मिनट में इसको रिकॉल करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम फंक्शंस एंड लिमिट्स में फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी और फंक्शंस जो है वो किस साइंटिस्ट ने हमें बताया, उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं, डोमेन और रेंज के बारे में हमने एक्सप्लेन की। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स जो टाइप्स थी हमारे पास टोटल 12 टाइप्स थी। हमारे पास अलजेब्रिक टाइप्स थी, अलजेब्रिक के जो टाइप्स थे वो भी हमने पढ़ लिए। अलजेब्रिक फंक्शंस के जो सब टाइप्स 5 थे वो भी हमने पढ़ लिए। फिर इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, फिर इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़े, फिर इसके बाद इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़े डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़े और इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़े। फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, ये भी पढ़ लिया। इसके बाद देन 11 हमारे नंबर पे आता था डियर स्टूडेंट्स, ये इवन फंक्शंस थे, और सिर्फ 12 नंबर पे आता था हमारा ऑड फंक्शंस। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में हमने पढ़ लिया डियर स्टूडेंट्स। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।